नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में, जहां हम लेकर आते हैं देश दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका। सुप्रभात आप सभी दर्शकों को और नया सवेरा के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम हर रोज़ आपको शुभ विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो आइए सबसे पहले देख सकते हैं सुभाषितम। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न साबकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। तो ये था सुभाषितम आज का, जिसका अर्थ है कि हजारों बगुलों में घिरकर भी सरोवर की सुंदरता उतनी नहीं हो पाती जितनी केवल एक राजहंस की उपस्थिति से ही निखर उठती है। तो ये था आज का सुभाषितम और इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे महाराष्ट्र के 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे पैदा। बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। साथ ही पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। चुनावी राज्यों में प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव में करेंगे चुनावी रैली। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी यात्रा आज भी रहेगी जारी। तेलंगाना की चुनावी रणनीति पर भाजपा कोर ग्रुप की भी बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर के दौरे पर अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने हमले को बताया 9/11 से भी बड़ा। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक आज पहुंचेंगे इजराइल, नेतन्याहू से करेंगे बातचीत। और आईसीसी विश्व कप में आज पुणे में भिड़ेंगी भारत और बांग्लादेश की टीमें। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया की नजर लगातार चौथी जीत पर। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर की प्रमुख खास खबरें और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करने से। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल होगी। और वहीं बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वो विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगी और उसके बाद राष्ट्रपति पटना लौटेंगी और शाम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। समारोह के बाद राष्ट्रपति पटना राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कल राष्ट्रपति गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। साथ ही बोध गया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। इससे पहले बीते कल राष्ट्रपति ने
बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की प्रमुख फसल मक्का से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश की जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भरता कम करने, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और कोंडागांव में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सोमेश, सबसे पहले सुप्रभात आपको, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है आपके पास में रायपुर से? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अब तैयारियां तेज हो चुकी है, क्योंकि अब मतदान में ज़्यादा वक्त नहीं है किसी भी पार्टी के पास में। तो लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस, लगातार कोशिश ये की जा रही है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से सत्ता में आया जाए। रितिका, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी भी लोगों का नामांकन यहां पर जारी हो चुका है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। तो लगातार प्रत्याशी प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। जिन प्रत्याशियों का नाम जारी हुआ है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां लगातार अपने इलाके में प्रचार प्रसार के हिसाब से सारी ताकत लगा दी गई है। आज कल कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। इसमें करीबन 17 लोगों का नाम काट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से करीबन 84 प्रत्याशी अब तक जारी हो चुके हैं और बीजेपी ने 85 प्रत्याशियों का नाम जारी किया गया है। कांग्रेस ने उन चेहरों का काटा है जो प्रत्याशी ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कर रहे थे। लगातार बीजेपी भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। हर इलाके में दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंच रहे हैं और सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी बिगुल है छत्तीसगढ़ बच चुका है और पार्टियां लगातार तैयारी में जुट गई हैं। जी सुमेश, साथ ही अमित शाह के दौरे की आपने बात करी, तो कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, और अगर चुनावी सरगर्मियां जिस तरीके से तेज होती जा रही हैं, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो कितना बदलाव आ सकता है? क्या आज संबोधन में ऐसी बातें आ सकती हैं जो चुनाव के रुख को बदल सकती हैं या और गर्मा सकती हैं? बस्तर की बात करूं तो बस्तर जो शुरू से ही एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और आज इसमें लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस इलाके में दौरा कर रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे उनकी एक सभा होगी, लगातार लोगों से बातचीत भी किया जाएगा। अपने जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, फोन के माध्यम से उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आज बीजेपी की एक बड़ी सभा है और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और वहां पर लोगों को साधने का प्रयास किया जाएगा। तमाम ऐसे जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जी, साथ ही सुमेश, अगर आज के चुनावी रैली की बात की जाए, जिन जनसभा को आज वो संबोधित कर रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? क्या साज सजावट हुई है या जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए वहां के स्थानीय युवा, वहां के स्थानीय इलाके के लोग वहां पर पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में वहां पर भीड़ लग गई है अमित शाह के भाषण को सुनने के लिए। वहां पर दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर जो इलाके हैं, इन इलाकों से वहां पर लोग पहुंचे हैं और अमित शाह के भाषण को सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। यह अमित शाह लगातार बस्तर दौरे पर हैं और आज एक बार फिर से बस्तर अमित शाह पहुंच रहे हैं। जी सुमेश, साथ ही 2 चरणों में ये चुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़ ही है जहां 2 चरणों में ये चुनाव होने वाला है। तो अगर चुनावी तैयारियों की बात की जाए तो पहले हमने देखा कि चुनाव की जो टीम है वो भी समीक्षा करके जा चुकी है। अब अगर तैयारियों की बात की जाए, मतदान की बात की जाए, पोलिंग स्टेशन की बात की जाए, तो वहां कैसी तैयारियां हैं?
पहले ही निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो पहले चरण का मतदान होगा 7 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। यानी छत्तीसगढ़ में 2 चरणों पे मतदान होने हैं। सुरक्षा के लिहाज में जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ के जो जवान की तैनाती की गई है कि छोटी सी भी गलती यहाँ पर ना हो पाए। लगातार वहां पर प्रशासन लगातार मौजूदगी है, तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और इस बात को लोगों के बीच में बता रहे हैं, मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं और तमाम अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। जी सोमेश, जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद रहते हैं ग्राउंड जीरो पर, तो ऐसे में लोगों से भी आपकी बातचीत हो रही होगी। इस बार क्या कुछ चुनावी मुद्दे आपको सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे जिनको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता इस बार मतदान कर सकती है? छत्तीसगढ़ में 90 सीट है और छत्तीसगढ़ में 15 साल के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है और भारी मतों से विजयी होती है। लेकिन इस बार जो चुनाव होने हैं और दिसंबर में जो परिणाम आएंगे, लेकिन हम लगातार स्थानीय लोगों से बातचीत किया तो स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि हमें परिवर्तन, माने वो किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि परिवर्तन, हमें परिवर्तन माने जो वर्तमान में सरकार थी इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगे। जनता भी इस बात को बखूबी समझ रही है, चाहे कोल स्कीम की बात करें, चाहे पीएससी स्कीम की बात करें, तो तमाम इनके साथ साथ जो इस स्कीम में फंसे तमाम आला अधिकारी थे उनके भी नाम है। लेकिन स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि अगर ये जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने तमाम इनके ऊपर स्कीम के आरोप लगे हैं, लगातार इनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं, तो साफ तौर पे जनता भी यही चाह रही है कि हम परिवर्तन चाह रहे हैं और ऐसी सरकार है जो साफ सुथरी सरकार हो, जिनके माध्यम से हम अपनी बातों को रख सके, हमारी जो काम किसी भी काम करने की आवश्यकता हो तो हम उस व्यक्ति के पास जाकर अपनी चीजों को बता सके और हमारा काम हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बात को भी लोगों के बीच में बता रही है और लोगों के बीच में यह बताने का प्रयास है कि हम परिवर्तन चाह रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक नई सरकार बने। जी बिल्कुल सोमेश, तो फिलहाल इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप छत्तीसगढ़ पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखें और चुनाव प्रसार में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे तक लगातार पहुंचाते रहें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कृतिका नया सवेरा में और फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर है तेलंगाना से जुड़ी हुई, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर अब पारा काफी ऊपर जा चुका है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति को ठोस बनाने में जुटी हुई है और इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को और धार देने के इरादे से कोर ग्रुप की बैठक भी करने जा रही है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कल से तेलंगाना के दौरे पर हैं। दोनों चुनाव प्रचार की कमान थामे हुए हैं। कल दोनों ने मुलुगु जिले में विजय भेरी यात्रा निकाली और रैली की। दोनों ने बीजेपी और बीआरएस को निशाने पर लिया और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। अब आज शाम 4:30 बजे राहुल गांधी पेडापल्ली में चुनावी रैली करेंगे। पेडापल्ली से करीमनगर तक उनकी विजय भेरी यात्रा बस के जरिए होगी। इसके बाद राहुल पद यात्रा करेंगे, जो करीमनगर हाउसिंग बोर्ड सर्कल से होते हुए राजीव चौक जाएगी। फिर राजीव चौक पर भी उनकी जनसभा होगी।
और तेलंगाना के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं और इसे लेकर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी 22 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इन प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से कांग्रेस की जगह और भी अब कहीं ना कहीं कठिन नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने मुरैना की दिमनी सीट से राम नारायण सकवार को मैदान में उतारा है। वहीं बता दें कि दिमनी से बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक भोपाल की नरेला सीट से शमसुल हसन, भोपाल मध्य से शमा तनवीर, भोपाल की हुजूर सीट से राहुल मारड़, छिंदवाड़ा की चौराई से विपिन वर्मा, कटनी के वडवारा से कुंती कोल, सिंगरौली से ओम प्रकाश सिंह, रीवा के त्योंधर से त्रिनेत्र शुक्ला, देव तालाब से राम यज्ञ सोंधिया, गुड़ से अमरीश पटेल को टिकट दिया गया है। और राजस्थान के चुनावी माहौल पर बात करने के लिए जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी। मुरारी, सुप्रभात। किस तरीके का माहौल है अभी राजस्थान में, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव जब आने में अब बस 1 महीने से भी कम का समय बचा है। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। अभी किस तरीके के मुद्दे हैं और किस तरीके की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल भावना, लखनवी अंदाज में दोनों ही पार्टियां पहले आपकी तर्ज पर जो सूची है उसके इंतजार कर रही है। आचार संहिता के लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 40 सदस्यों की पहली सूची जारी की। इसके बाद जो दूसरी सूची है दोनों ही पार्टियों की, उसमें एक लंबा इंतजार हो गया। कल दिल्ली में कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मीटिंग भी हुई पार्टी प्रत्याशियों को लेकर। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट 18 तारीख को आने वाली थी, यानी कि कल आने वाली थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी के 20 तारीख के दौसा जिले के सिकराय में दौरे के बाद ये लिस्ट आने की संभावना है। इसमें अशोक गहलोत और दूसरे गुट सचिन पायलट के अलावा इन लोगों की जो गुट आपकी गुटबाजी है उसकी वजह से शायद बताया जा रहा है कि ये सूची कहीं न कहीं अटक गई है। जैसा सूत्रों के अनुसार ये जो सिंगल नाम, हर सीट के लिए सिंगल पैनल का जो नाम दिया था उसकी वजह से शायद जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं भड़का हुआ है, कंफ्यूजन है। इसी की वजह से ये लिस्ट अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि सर्वे में कुछ नाम और है, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के उनके खिलाफ कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर काफी विद्रोह है, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में असंतोष है। उसको लेकर अब फिर से शायद इस पर काम किया जा रहा है और संभावना है कि 20 तारीख के बाद ये सूची आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की भी लगभग 100 प्रत्याशियों की सूची आने की संभावना है। जी ठीक है। मुरारी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर कई बार इस तरह की खबरें सामने आती है, जो मतभेद होते हैं, मतभेद को लेकर के, गुटबाजी को लेकर कई बार खबर हम लोग देखते हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं वही स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से उन चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, जैसे कि सूत्रों के अनुसार कल जो बैठक हुई थी दिल्ली में उसमें भी यही बात की जा रही है कि जो अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो अपने मौजूदा विधायकों पर दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे गुट है वो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा इसमें आए, जिससे कि यदि सत्ता प्राप्ति का कोई समीकरण बनता है तो वो अपने सदस्यों के साथ एक तरह से दावा कर सके और अपनी बात रख सके। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही जो समूह है आपस में कहीं खींचातानी चल रही है और यही वजह है कि जो 2 महीने पहले इनकी सूची आने वाली थी वो आज 2 महीने हो गए, आचार संहिता लागू हुए भी लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं, अभी तक उनकी कोई एक भी सिंगल सूची नहीं आई। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में भी एक दिलचस्पी बनी हुई है कि कांग्रेस की पहली सूची कब आएगी, कौन कौन से उनमें नाम होंगे। तो कहीं कहीं राजनीतिक सरगर्मियां जरूर राजस्थान में बनी हुई है। जी ठीक। मुरारी, इतनी बार कांग्रेस की मीटिंग हो चुकी है, हमने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान में लगातार प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में खुद ही अपने 2 गुट बने हुए हैं और अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लिस्ट भी जारी ना हो लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये जनादेश पर असर डाल सकता है? बिल्कुल, चूंकि इसलिए अगर 3-4 साल की बात, 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सत्ता
को बनाए रखने के ही संघर्ष में उनके लगभग 4-5 साल गुजर गए। जिस तरह बीच में सचिन पायलट ने विद्रोह किया था, उसके बाद उनके 20-22 विधायक हरियाणा चले गए थे। उसके बाद जिस तरह आपस में केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आता है, एक लाइन का प्रस्ताव पारित करता है, लेकिन उसका विरोध होता है, तो कहीं न कहीं जो एक टसल है केंद्रीय नेतृत्व में और स्टेट के जो नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं उसका असर निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पड़ने की संभावना है। निश्चित रूप से चुनाव में होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। वो सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल होंगे। रघुवर दास की नियुक्ति निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर की गई है। और अब बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम और सिंगापुर यात्रा की। वियतनाम के सफल दौरे के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज और कल सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वह भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। गौरतलब है कि भारत सिंगापुर संबंध को 2015 में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था और तब से द्विपक्षीय सहयोग की तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है। तो विदेश मंत्री का सिंगापुर का ये दौरा है जो अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम है। हालांकि देखना होगा कि जब वो सिंगापुर जाएंगे तो और क्या कुछ खास हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल कृतिका, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता भी जुड़ चुकी हैं मेघना सुप्रभात। मेघना, जिस तरीके से अब वियतनाम की सफल यात्रा के बाद डॉक्टर जयशंकर आप सिंगापुर की यात्रा करेंगे और 2 दिनों की यात्रा रहेगी जहां वो एक क्षेत्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे और अपने समकक्ष से भी मुलाकात करेंगे, तो भारत सिंगापुर के संबंधों की बात करें और विदेश मंत्री की इस यात्रा की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण है ये? देखिए, भारत और जो सिंगापुर है उनका जो पार्टनरशिप है दोनों ही देशों के बीच, उसे स्ट्रैटेजिक लेवल पर 2015 में ले जाया गया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार जो मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शंस हैं या हाई लेवल विजिट्स हैं दोनों ही देशों से होती रही हैं। और हमने हाल ही में देखा G20 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए थे एज अ गेस्ट कंट्री, उनको इनवाइट किया गया था और सितंबर में वो यहाँ थे G20 समिट के लिए। और विदेश मंत्री अपने समकक्ष को भी मिलने वाले हैं और उसके साथ ही टॉप लीडरशिप से भी मिलने वाले हैं सिंगापुर में। और जिस तरीके से आपने बताया कि एक रीजनल कॉन्फ्रेंस है इंडियन हेड्स ऑफ मिशन की, उस रीजनल कॉन्फ्रेंस की भी अध्यक्षता विदेश मंत्री करने वाले हैं। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो बेशक हमारे जो हाई लेवल विजिट्स हैं वो लगातार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही 2 बार सिंगापुर की यात्रा की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों में
जैसे साइंस और टेक है, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और फिनटेक, ये नए क्षेत्र उभर के आए हैं बायलैटरल एंगेजमेंट के। और दोनों ही देशों ने कई जगहों पर, अगर हम देखें फिनटेक में हो या फिर फाइनेंशियल क्षेत्र में हो या फिर टेक के क्षेत्र में हो, काफी ज्यादा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन दोनों ही देशों का रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों में आगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन किताब का विमोचन किया है। ये पुस्तक प्रसार भारती बोर्ड की सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन द्वारा लिखी गई है। ये किताब कई सदियों से चली आ रही विदेशी पराधीनता की दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ते हुए नए भारत के गौरव को दर्शाती है। इस किताब में आजादी के बाद से ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन संबंधों में आए परिवर्तन के बारे में बताया गया है। My thanks are also due to my friends present here, and I mean all my friends from the media, from the Delhi University days, and some of my schoolmates as well. Last but not the least, I thank my family members, especially my wife Sushma Tandon, who have been a source of strength to me all through. But before I take my seat, let me salute my 98 years old father-in-law, Shri R. R. Chopra, who has specially come to bless me all the way. और वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि किताब में एक अध्याय महात्मा गांधी पर है जो देश विदेश के कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। Mahatma Gandhi, an apostle of peace for Britons. Now, we are all disciples of the father of the nation, his role in building India, for creating that link between an elitist national movement and the masses, fusing that is very well documented. But let me tell you, the Mahatma himself was quite a complicated being. और इस बुक के विमोचन के बाद अगर बात करें आज कृतिका, तो आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज माँ स्कंद माता को ये दिन जो है वो समर्पित है और माँ स्कंद माता की आज आराधना की जाती है। और कृतिका, जैसे हमने देखा कि हर मंदिर, देश के हर कोने कोने में लगातार पूजा अर्चना हो रही है और इसी के साथ एक फेस्टिव सीजन भी जो है वो भी मनाया जा रहा है। तो नवरात्रि का आज बिल्कुल 5वां दिन है और देश के हर कोने में माँ दुर्गा के 9 दिन के इस उत्सव को आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आज सुबह आरती की गई। आज देवी माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है और मंदिरों में माँ के नाम के जयकारे भी गूंज रहे हैं। और कृतिका, घरों में भी इनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कहते हैं कि माता के इस रूप को युद्ध के देवता की माँ के नाम से भी जाना जाता है और इनकी आराधना से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं दिल्ली में नवरात्र के 5वें दिन आज सुबह झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई और पूजा अर्चना की गई। तो ये तो थी दिल्ली स्थित झंडे वाले मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें। और जहां नवरात्र में एक तरफ मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की आराधना चल रही है, तो वहीं गरबा खेलकर भी उनके प्रति आस्था जताई जा रही है। राजकोट की बात करें तो राजकोट में महिलाओं ने सिर पर अग्नि लेकर गरबा खेला, तो देखने वालों की आंखें भी चौंधिया गई।
उधर सूरत में भी गरबा के जबरदस्त रंग देखने को मिले। और इसी बीच गरबा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिससे कहीं ना कहीं गुजरात में जो माहौल है वो एकदम ही अलग इस वक्त नजर आ रहा है नवरात्र के इन दिनों में। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे पैदा। बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। साथ ही पटना एम्स की दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। चुनावी राज्यों में प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडा गांव में करेंगे चुनावी रैली। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी यात्रा आज भी रहेगी जारी। तेलंगाना की चुनावी रणनीति पर भाजपा कोर ग्रुप की भी बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर के दौरे पर अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने हमले को बताया 9/11 से भी बढ़ा। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक आज पहुंचेंगे इजराइल। नेतन्याहू से करेंगे बातचीत। और आईसीसी विश्व कप में आज पुणे में भिड़ेंगी भारत और बांग्लादेश की टीमें। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया की नजर लगातार चौथी जीत पर। और अब वक्त हो चला है अखबार की सुर्खियों का विश्लेषण का, देखने का कि आज दैनिक अखबारों में क्या छपा है। और अखबारों की सुर्खियों को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या इस वक्त मौजूद है। संध्या, गुड मॉर्निंग आपको। क्या कुछ है आज आपके अखबारों की सुर्खियों के इस पिटारे में? जी गुड मॉर्निंग कृतिका और भावना। आज के अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं उस खबर के साथ जो कि कल देश को सौगात के रूप में मिलने वाली है। जी हाँ, कल रैपिड रेल की सौगात देशवासियों को मिलेगी और ये पहली रैपिड रेल है जिसका शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ इसका ट्रायल रन पूरा हो चुका है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। ये भी बताया है कि किराए की दर क्या होगी, ये भी बताया है कि महिलाओं के लिए कोच किस तरह से होंगे, दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए किस तरह से इस रैपिड रेल में व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि टिकट लेने के क्या कुछ विकल्प होंगे। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ अखबारों में लिया गया है।
अगली खबर दैनिक जागरण अखबार की है, जिसे आज एक अपने कह सकते हैं कि प्रमुखता के साथ लिया है और बताया है कि जो चुनावी राज्य हैं, यानी कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर जो नई सरकारें बनेंगी उनके लिए चुनौतियां सरकार बनने के बाद भी कम नहीं होंगी, क्योंकि उन पर कर्ज का बोझ होगा। आज ये एक खबर दी गई है और आंकड़ों के साथ ही प्रकाशित की गई है। बताया गया है कि जो 5 राज्य हैं वहां पर किस तरह से कर्ज का बोझ है, और जिसमें शीर्ष पर राजस्थान है जो सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई सरकार है। अगली खबर की बात करें, नवभारत टाइम्स से है। आज सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता के साथ लिया है। जी हाँ, पत्रकार सौम्या विश्वनाथन को कल इंसाफ मिला और 15 साल के इंतज़ार के बाद ये इंसाफ मिला है, जिसे बताया गया है कि पेरेंट्स ने खुशी तो जताई इस निर्णय पर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उम्र कैद की सज़ा इन दोषियों को, अपराधियों को, आरोपियों को मिलनी चाहिए। आज ये बताया गया है कि जो एक लाल कार थी उसने किस तरह से सौम्या मर्डर मिस्ट्री की पूरी पोल खोली थी और तथ्य सामने लाए थे, जिसके आधार पर न्याय मिला है। अगली खबर है ऊर्जा के नए विकल्पों को लेकर, जिसे आज दैनिक जागरण जनसत्ता अखबार ने लिया है और बताया है कि इजराइल और हमास के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, तो अब पेट्रोलियम आयात की जो निर्भरता है उसे भी घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है इसमें लगातार। और ये बताया गया है कि विशेषज्ञों का मानना है कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो विकल्प हैं, उस पर अब देखा जाना चाहिए कि और क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 80 से 85% कच्चा तेल का जो है वो आयात किया जाता है। तो इस युद्ध का प्रभाव अब कच्चे तेल पर भी पड़ रहा है। अगली खबर बागवानी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र के उत्पादन के लिए वर्ष 2022-23 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है और उम्मीद जताई गई है कि 22-23 में देश में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 35 करोड़ 19 लाख टन होने का अनुमान है। और ये भी बताया गया है कि फल, सब्जी, फूल की पैदावारी में बढ़ोतरी की आस मंत्रालय को है। और चलते चलते बात कर लेते हैं हिंदुस्तान अखबार की इस खबर के साथ, जो कि मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई है। जी हाँ, तापमान फिर ऊपर और ठंडक बरकरार बनी हुई है। ठंडक राजधानी में देखने को मिल रही है और उसके नतीजतन मौसम के उतार चढ़ाव के चलते मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसमें 25% की बढ़त देखने को मिली है। जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बताया गया है कि प्रदूषण से किस तरह से सावधानी बरती जाए, बच्चों को किस तरह से बचाया जाए और निमोनिया के किस तरह से लक्षण हैं, क्या कुछ परेशानियां इस समय मौसम के बदले हुए मिजाज के चलते देखने को मिल रही है। तो ये है आज के अखबारों की तमाम वो खबरें जो मुख्य हैं, प्रमुख हैं और हेडलाइन के साथ अखबारों ने ली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, अखबारों के विश्लेषण को इतने बेहतरीन तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से। शुरुआत इजराइल हमास संघर्ष की। तो इजराइल हमास युद्ध के बीच गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए ब्राजील के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान किया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकी। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत सर्जियो फ्रैंका डैनिज ने बताया कि पक्ष में 12 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विरोध में 1 वोट पड़ा है। इसके अलावा 2 देश अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि परिषद के एक स्थायी सदस्य के नकारात्मक वोट के कारण ब्राजील के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इजराइल की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोआन ने फ़लस्तीनी के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि बीते कई दशकों के बाद इजराइल पर अब तक का ये सबसे बर्बर और बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जो अमेरिका में हुए 9/11 से भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह परिषद पहले ही भूल चुकी है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के फोटो और वीडियो हर इजरायली के दिमाग में बस गए हैं। हमास आतंकियों ने इजराइल पर आक्रमण किया है और 1400 निर्दोष इजरायलियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल फिलिस्तीन के चल रहे युद्ध के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद कहा कि इजराइल गजा में तब तक मानवीय सहायता की अनुमति देता रहेगा जब तक कि हमास के साथ युद्ध समाप्त ना हो जाए। जी और कृतिका, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जो हैं लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं और अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमृतपाल, बात करें अगर जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात की तो 5 घंटे से ज़्यादा चली है ये मुलाकात। अब इस बैठक के बाद क्या स्थिति में सुधार की कोई संभावना दिख रही है? सुधार की संभावना तो है, जैसे उन्होंने कहा, पर वो संभावना ही है, जिसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ पीस। विल दे होल्ड ट्रू टू द प्रॉमिस? विल द प्रॉमिस कम थ्रू? वादा है, वादे तो बातें होती हैं, वादे टूटते भी हैं। तो जैसे ही अभी राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ टेल अवीव से गए तक नहीं थे, हमास ने टेल अवीव पे रॉकेट हमले करने शुरू कर दिए। मैं खुद वहाँ उस होटल के बाहर था जहाँ ये मीटिंग हो रही थी। हमें एकदम सायरन्स बज गए, रॉकेट अटैक हो गया, हमको खुद भागना पड़ा। तो मतलब ये क्लियर सिग्नल है कि हमास बैक डाउन नहीं कर रहा। वहीं इजराइल की स्टेटमेंट आप देख लें कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हम तब खोलेंगे अगर जब ये हमारे बंधक जो बनाए हैं उनको रिलीज करेंगे। हमास कह रहा है कि बंधक हम तब रिलीज करेंगे जब ये मिलिट्री एक्टिविटी बंद करेंगे, हम पे गोले दागने बंद करेंगे। ये कह रहे हैं हम गोले दागने तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते। फिर ये कह रहे हैं कि एड हम तब उतनी अलाउ करेंगे अगर उसमें खाना, पानी और दवाइयाँ हों, और वो भी हम सिर्फ साउथ गाजा के लिए अलाउ करेंगे, नॉर्थ में हम जाने नहीं देंगे, नहीं तो हम रोक देंगे। तो अब क्योंकि वो हमास के हाथ लग जाएगी तो इसका मतलब लोगों को दिक्कतें तो रहेंगी। वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि उसका भयानक परिणाम होंगे, वो आप कैसे हैंडल करेंगे? फिर ये कह रहे हैं कि जो रेड क्रॉस का, जो इजरायली कह रहे हैं कि रेड क्रॉस की जो विजिट्स हैं उसमें हमारे जो लोग हैं, बंधक हैं, उन तक वो जाएंगे और इंटरनेशनल ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे। तो क्या हमास उनको इजरायली बंधकों तक एक्सेस देगा? तो ये बड़े किंतु परंतु इन्होंने लगा दिए हैं। कल की मीटिंग अहम थी, 5.5 घंटे चली। उधर नेतन्याहू की पूरी वॉर कैबिनेट थी, इधर जो बाइडेन के साथ उनके विदेश मंत्री, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर, वो सब लोग थे। बड़ी अहम मीटिंग थी, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। पहले एक एक करके मीटिंग हुई, मतलब 2 प्रिंसिपल्स में नेतन्याहू और बाइडेन में हुई, फिर पूरी कैबिनेट के साथ हुई। तो वो सब मीटिंग्स का दौर लगातार चलता रहा। 5.5-6 घंटे तक ये मीटिंग्स चलती रहीं। पर अब ये है कि क्या दोनों साइड्स अभी इस वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने मन बनाया है कि इसको डी एस्केलेट करें? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई होती रहेगी, उधर से भी हमले होते रहेंगे। और अगर जैसे गाजा अस्पताल जैसे वाक़या गुजरेंगे तो जो काउंटर एक्विजिशंस और एक्विजिशंस के नहीं जी हमने नहीं किया, उन्होंने किया, वो कहेंगे नहीं हमने नहीं किया, इन्होंने खुद ही कर लिया है। ये सब चलता रहेगा। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वॉर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, नैरेटिव कंट्रोल करने का। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल तब तक रुकेगा जब तक वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, हमास को सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचा के छोड़े ना। और हमास तो वो हैं गुरिल्ला फाइटर्स किस्म के, वो किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो और दूसरी एक बड़ी संभावना, क्या अगर हिजबुल्लाह कूद गया, अगर लेबनान के साथ फ्रंट खुल गया तो फिर क्या होगा? हमास से तो ये फिर लड़ लेंगे। लेबनान के पास जिस तरह का फायर पावर है, फिर तो इजराइल को उत्तर में भी लड़ना पड़ेगा, दक्षिण में भी। तो फिर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या और बढ़ेगी? तो ये सब संभावनाएं हैं। उसमें डी एस्केलेशन की एक संभावना है,
पर वो कम संभावना लग रही है अभी तक, कम से कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। सुनक ने अपनी यात्रा से पहले एक बयान में कहा कि हमास के भयावह कृत्य के बाद कई लोगों की जान चली गई है। हर एक नागरिक की मौत एक त्रासदी है। उन्होंने कहा कि गजा अस्पताल पर मंगलवार को हुए एक घातक विस्फोट के बाद दुनिया भर के नेताओं को संघर्ष की खतरनाक स्थिति से बचने के लिए एक साथ आना चाहिए। इसके अलावा ऋषि सुनक गजा में जल्द ही मानवीय सहायता की अनुमति देने और वहां फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग खोलने का भी आग्रह करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने के बाद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन पर देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल दौरे के दौरान कहा कि हमास के हमलों से इजराइल बुरी तरह प्रताड़ित हुआ है। उन्होंने कहा कि इजराइल को गजा में उन लोगों की पीड़ा को दूर करने का अवसर तलाशना चाहिए जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करता है तो अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह से लड़ने में IDF में शामिल होगी। इसके साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मानवीय सहायता के लिए राफा सीमा को खोलने पर सहमति व्यक्त की है। और इन सब के बाद अब वक्त हो चला है कारोबार जगत की खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। जीएसटी अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी का पता लगाया है। चालू वित्त वर्ष के 6 महीनों के अंदर ही चोरी ने पिछले समूचे वित्त वर्ष का आंकड़ा पार कर लिया है। आर्थिक मामलों की समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2022-23 में रेलवे का प्रदर्शन अच्छा रहने पर सरकार ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। इन कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन के गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन और सहायक टेक्नीशियन भी शामिल हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है। जून में समाप्त फसल वर्ष 2022-23 के लिए देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,296.87 लाख टन होने का अनुमान है। आयकर विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 बड़े व्यापारिक समूहों के खिलाफ छापेमारी के दौरान 32 करोड़ रुपए की नकदी और 28 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। दोनों समूहों के लगभग 100 परिसरों पर छापेमारी 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी। और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से। क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस मैच को लेकर पुणे के प्रशंसकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि विश्व कप में जीत की हैट्रिक लगा चुकी भारतीय टीम जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ये मैच ही नहीं बल्कि विश्व कप भी जीतेगी। वनडे विश्व कप के 16वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में न्यूजीलैंड द्वारा मिले 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 239 रन बनाकर 34वें ओवर में ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 288 रन का स्कोर बनाया था। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 71 रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए थे। वहीं
टॉम लाथम ने 68 रन की पारी खेली। बिल यंग 54 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान के लिए नवीन उल हक और अजमातुल्लाह ने 2-2 विकेट झटके। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज डेनमार्क ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ग्रेगोरिया मारिस्का तनुजुंग से भिड़ेंगी। इससे पहले खेले गए टूर्नामेंट की शुरुआती मैच में सिंधु स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं डेनमार्क ओपन के महिला एकल प्री क्वार्टर फाइनल के एक अन्य मैच में भारत की आकर्षी कश्यप थाईलैंड की सुपानिदा से भिड़ेंगी। इससे पहले प्रतियोगिता के पहले दौर में आकर्षी जर्मन खिलाड़ी को हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की है। और अब खबरें एंटरटेनमेंट और ग्लैमर वर्ल्ड से। फिल्म लियो के हिंदी वर्जन को सेंसर बोर्ड की ओर से यूए सर्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब तक लियो के लगभग 16 लाख से ज्यादा एडवांस टिकट भी बिक चुकी हैं। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी द्वारा अभिनीत फिल्म टाइगर 3 का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी। पंजाबी कॉमेडी फिल्म मौजा ही मौजा 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। वहीं अमिताभ बच्चन, कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म गणपत का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में टाइगर और कृति शानदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रसारण से पहले ही चर्चित शो कॉफी विद करण सीजन 8 सुर्खियों में है। शो से जुड़े सूत्रों के अनुसार अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल कॉफी विद करण के 8वें सीजन में नजर आएंगे। फिल्म 12वीं फेल का टाइटल सॉन्ग रीस्टार्ट रिलीज हो गया है। अहमदाबाद के कॉलेज इवेंट के दौरान हजारों छात्रों के बीच रीस्टार्ट गाने का लॉन्च हुआ। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के योग सूत्र की। तो नियमित रूप से किया जाने वाला योगासन या फिर योग क्रियाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आइए आज के योग सूत्र में सीखते हैं दिन भर की थकान को दूर करने वाली कुछ योग क्रियाएं। नमस्ते, मैं अंकिता सूद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है योगा फॉर डीप स्लीप। दिन भर की थकान के बाद अगर आपको एक चैन की नींद ना आए तो कैसा आपको महसूस होता है? और ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का आजकल कारण बन चुका है क्योंकि लोगों को नींद ही अच्छी नहीं मिल रही है। जब डीप स्लीप नहीं आती है, हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं मिलता है, हमको फ्रेशनेस नहीं मिलती है। तो अब हम कुछ ऐसी सरल मगर बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक सीखने वाले हैं जिससे आपको चैन की नींद आए। फर्स्ट टेक्निक, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नासिका से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर उसी से लेना है और फिर वापस से छोड़ना है। ये हमको 15 बार करना है। सेकेंड टेक्निक, भ्रामरी प्राणायाम। एक भंवरे की तरह हमने गुंजन करना है। कंटिन्यू करेंगे 10 बार। चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ और स्पेशल प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद के लिए द योगा इंस्टीट्यूट का निस्पन ऐप ज्वाइन करें और वहाँ आपको बताएंगे कैसे मेडिटेट करना, उससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, इक्वल ब्रीदिंग करें। 4 सेकंड सांस अंदर ले, 4 सेकंड सांस छोड़े, ये करते रहें। तीसरा, पूरे शरीर को ऐसा टाइट कर लें, लेटे लेटे सांस अंदर लेते हुए और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ें। और चौथा, ईश्वर से बात करें, उस पर सब चिंताएं छोड़ दें और मस्त सो जाएं।
बस नमस्कार। और योग सूत्र के बाद अब वक्त हो चला है मिजाज मौसम को जानने का। आइए जान लेते हैं विभिन्न शहरों में मौसम का हाल। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं उत्तराखंड में स्थित कालीमठ मंदिर की अद्भुत झलकियों के साथ। तो मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप इन झलकियों का आनंद उठाइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।